आज हम लोग जिस मौके पर इकट्ठे हुए हैं, ये मेरी जानकारी में गोरख पांडेय पर केंद्रित चर्चा इस तरह से हम लोगों ने बीच बीच में की है। जैसा कविताओं उनकी कविताओं पर कभी थोड़ी बहुत बातचीत की है, लेकिन शायद ये दुर्ग भिलाई में यह पहला आयोजन है जिसमें कॉमरेड गोरख पांडेय पर हम लोग आज पूरी बातचीत कर रहे हैं और एक कविता का जो सत्र है, कविता पाठ का, यह हम उनको समर्पित कर रहे हैं। मुझे ध्यान आता है कि लिखने पढ़ने की दुनिया में आने के बाद मैं गोरख पांडेय के नाम से बिल्कुल अनजान था और भी जो कवि थे, पत्रिकाएँ यहाँ जो आती थी, उनमें कहीं गोरख पांडेय नहीं होते। ये इतनी भीषण विडंबना इसको कह लीजिए साहित्य क्षेत्र की, इतना गहरा और इतना तीखा विभाजन हम लोगों ने जो देखा, वो इस चीज का एहसास हमें बाद मैं भी नहीं जानता था। शर्मा जी का यहाँ आना हुआ और शर्मा जी के मुख से ही सबसे पहले गोरख पांडेय जी का जिक्र सुना और वो क्या है, कैसे हैं, उनकी गतिविधियों के बारे में वो बताते थे, तो सिर्फ एक वायदी कुछ बनता था और बहुत उनकी चीज़ें एक तरह से तरंग बन करके उस तरह से आती थी, लेकिन कुछ ठोस मेरे पास उस तरह से नहीं आया। और दुर्भाग्य देखिए कि हिंदी साहित्य समाज में उनका खास तौर से जो हिंदी प्रदेश हैं, जो बड़े हिंदी प्रदेश हैं, उनमें गोरख पांडेय तब चर्चा में आते हैं जब वो फांसी पर झूल जाते हैं। फांसी पर उनके झूलने के पहले उनके साथ जिस तरह परित्यक्त, जिस तरह से त्याग करके रखा गया, एक त्याग कहिए, परित्यक्त कहिए, उपेक्षित छोड़ दिया गया था हिंदी संसार में, वह हमारा एक बहुत काला अध्याय मुझे लगता है कि कोई भी कवि, कोई भी आलोचक उस तरह से गोरख पांडेय के नाम नहीं लेते। या वो अब ये तो हमें बाद में पता चल रहा है कि वो किस दर्जे के कवि थे, किस दर्जे के चिंतक थे, किस दर्जे के संस्कृति कर्मी थे। तो मतलब ये एक बड़ा आश्चर्य भी होता है कि लिखने पढ़ने की दुनिया में भी इतनी दूरियां और इतना गैप रखा जाता है, जिससे कि एक धारा का जो व्यक्ति है वो दूसरी धारा तक उसको पहुंचने में बहुत इतने समय लगते हैं। और मैंने सबसे पहले उनका कविता संग्रह शर्मा जी से लेकर के पढ़ा था और फिर ध्यान आता है कि उनकी दूसरी बार चर्चा मैंने राजेंद्र यादव ने अपने संपादकीय में लिखा गोरख पांडेय की मृत्यु के हत्या के बाद कि क्रमशः हम सब रोज अपनी आत्महत्या ही कर रहे हैं। ये मुझे दूसरा उल्लेख, बड़ा उल्लेख लगता है। लेकिन बाद में फिर जो आंदोलन कर्मी जो साथी है, उनके मार्फत से जो देखने में आया मुझे लगता है कि गोरख पांडेय अपने आप में जिस तरह से मुक्तिबोध थे, मुझे मतलब बराबर ये जरूर है कि जिस तरह से मुक्तिबोध थे, जिस तरह की प्रतिभा का विस्फोट उनमें जितनी तरह का था, कमोबेश उसी तरह से और बल्कि ग्रास रूट लेवल पे, जमीनी स्तर पर वो गहरे धसे वैसे रचनाकार हिंदी जगत को उपलब्ध हुए, जिन्होंने हिंदी कविता गीत की समूची जो धारा है उसको बदल दिया। और आज देख लीजिए कि जैसे भी अमरीश भाई ने जिक्र किया कि ऐसा कोई भी आंदोलन जुलूस नहीं होता जिसमें गोरख पांडेय के गीत नहीं गाए जाते। तो ऐसे जो वाइब्रेंट और इतने प्रतिभाशाली जो व्यक्तित्व है, जो संस्कृति कर्मी हो, लोकगीत को रचने वाला हो, कवि हो, विद्वान इतना कि जो शास्त्र के अस्तित्ववाद का एक तरह से पूरा आत्मसात जिसने कर लिया, ऐसे बड़ी प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में मेरी वो क्षमता नहीं है कि हम उसका उस तरह से मूल्यांकन क्या कहूँ कि मैं उसके बारे में समूचे ढंग से मैं बता सकूँ। फिर भी मैंने कोशिश की है कि जो मेरी जानकारी में आई और जो चीज़ें मुझे जरूरी लगी, मैं उन सब चीज़ों को गोरख पांडेय जी के इस
बारे में बताते हुए आप सबसे मैं शेयर करूँ। तो मैंने उसको एक तरह से लेख का ही एक रूप दे दिया है, क्योंकि इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो मेरे बस के बाहर है उसको एक साथ तारतम्य में कह पाना, इसलिए मैंने उसको लिखा है। गोरख पांडे, उल्टी चीजों को उलट देने के काम में जुटा संस्कृति करना। गोरख पांडे जैसे व्यक्ति के बारे में बात करना कभी लगता है बहुत कठिन है, क्योंकि उनका रचना संसार कई दिशाओं को घेरे हुए है। फिर लगता है वे ऐसे सहज हैं कि उनके बारे में बात कहीं से भी शुरू की जा सकती है। गोरख सिर्फ कवि भर होते